किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, यानी हम दालें ज़्यादा खाते हैं, हम नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, हम दूध की बनी हुई आइटम ज़्यादा लेते हैं, तो क्रिएटिनिन को बढ़ते हुए देखा जाता है। डीप ब्रीथ करने की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है ब्लड की, वो बढ़ जाती है। सबसे बुरा असर पोटेशियम का, हाई पोटेशियम का आपके हार्ट पर पड़ता है कि आपकी हार्ट की मसल्स भी फटीग महसूस करना शुरू कर देती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए जिससे उसकी बॉडी में क्रिएटिनिन कम बने, यूरिया कंट्रोल में रहे, पोटेशियम कंट्रोल में रहे, पैर पे स्वेलिंग ना आए, बीपी कंट्रोल में रहे। क्योंकि एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के ट्रीटमेंट के अंदर 50% पार्ट सिर्फ डाइट का होता है। इसलिए हर किडनी फेलियर पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से खाते हो तो आपकी जो किडनी की कंडीशन की वजह से लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिएटिनिन से, क्योंकि सारे के सारे पेशेंट इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो क्रिएटिनिन के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा क्रिएटिनिन के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या, कहाँ से आता है और क्यों बनता है। क्रिएटिनिन जो होता है एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी मसल्स में बनता है। मसल्स में बनने की वजह से, ये मसल मेटाबॉलिज्म में बनने की वजह से, अगर हम प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं, यानी हम दालें ज़्यादा खाते हैं, हम नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, हम दूध की बनी हुई आइटम ज़्यादा लेते हैं, तो क्रिएटिनिन को बढ़ते हुए देखा जाता है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए नहीं बढ़ रहा होता कि आपकी किडनियों से फिल्टर नहीं कर पा रही, इस वजह से बढ़ रहा होता है क्योंकि आपकी बॉडी में उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो हमने उस प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखना होता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। इसलिए जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आप प्रोटीन फ्री डाइट पे चले जाएं। जब आप प्रोटीन फ्री डाइट पे जाते हैं तो आपको अपने लेवल स्टेबल नज़र आने शुरू हो जाते हैं। वो उस स्पीड से नहीं बढ़ते जैसे बढ़ रहे थे और कुछ हद तक वो डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी एक किडनी फेलियर पेशेंट को क्रिएटिनिन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी प्रोटीन आइटम नहीं लेनी, चाहे वो दालें हो, चाहे वो नॉनवेज में अपने एग हो, मटन हो, चिकन हो, फिश हो, चाहे वो दूध की बनी हुई आइटम हो, दूध, पनीर, दही, लस्सी, छाछ, ये सब आइटम उनको बंद करनी पड़ती है। जब वो बंद करते हैं तो पेशेंट के अंदर क्या देखा जाता है कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन कम हो गई। अब जब भी हम पेशेंट को ये बताते हैं तो पेशेंट के माइंड में अगला जो सवाल होता है वो ये होता है कि अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसे चलेगी। हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है, मगर अगर हम प्रोटीन इस तरह का प्रोटीन लेते हैं जिसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा ताकत लगे, ज़्यादा वेस्ट मटेरियल बने, तो वो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए खतरनाक होता है। तो जो हम साइंस इंजीनियरिंग में एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि आपने कैसे अपनी बॉडी के अंदर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, इसको आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। बॉडी में जब वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जाता है तो वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, तब जाके इसे बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर पाती है या अपने हिसाब से अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर पाती है, इसके बॉडी में यूज़ कर पाती है। जब वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो रहा होता है तो इस मैकेनिज्म के अंदर वेस्ट मटेरियल तैयार होता है। मगर अगर हम वहीं पर पेशेंट को कहते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, आपने वीट खानी है, वीट से बनी हुई सूजी खानी है, सूजी या अपना पोहा खाना है या फिर आपने राइस खाना है, जब हम इस तरह से पेशेंट के अंदर बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स डालते हैं तो पेशेंट को एक फ़ायदा होता है। बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को ज्वाइन कर प्रोटीन का मॉलिक्यूल अपने हिसाब से बना लेती है और वही हमें चाहिए होता है। तो बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं देखी जाती। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो क्रिएटिनिन की फॉर्मेशन को तेज़ी से बढ़ाते हैं, तो वो आप सभी को पता होना चाहिए जिससे आप उसे आराम से कंट्रोल कर सको। अगर पेशेंट किडनी फेलियर का है, लेवल 2 या 3 है, उसे फीवर आ जाता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, तो उसका लेवल 3 से 6 या 7 जंप करने में सिर्फ 1 दिन का टाइम लगता है। रीज़न क्या होता है कि जब हमारे फीवर आया तो मसल्स में जो टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो मसल्स का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरह से हो गया कि क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन बढ़ गई। इसी तरह से अगर पेशेंट को ठंड लगती है, वो शिवर करता है, तो मसल्स में अपनी शिवरिंग की वजह से क्रिएटिनिन लेवल जंप कर जाता है। इसी तरह से अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा थकावट वाला काम करता है, एक्सरसाइज करता है, तो भी पेशेंट की बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन को बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ देखा जाता है। तो हमने पेशेंट को इन सब चीज़ों से बचाना होता है। यानी आप एक्सरसाइज, आपने हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी, लॉन्ग वॉक पे नहीं जाना, लॉन्ग ट्रैवलिंग नहीं करनी, अपनी बॉडी को रेस्ट पे रखना है। अब पेशेंट के माइंड में अगला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या कुछ भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति और योगा की जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो कोई भी किडनी का फेलियर पेशेंट कर सकता है और ना ही उनका किडनी लेवल बढ़ेगा। जब हम अनुलोम विलोम, प्राणायाम या मेडिटेशन जैसी एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं तो 2 फायदे हमें मिलते हैं। पहला तो एक तो मेडिटेशन करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहना शुरू कर देता है। अगर वो पूरा कंट्रोल में नहीं आता तो पहले से ज़्यादा मैनेजेबल होता है।
दूसरी चीज़, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हम डीप ब्रीथ करते हैं। डीप ब्रीथ करने से वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है ब्लड की, वो बढ़ जाती है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन 96% या 97% के आसपास है, मगर जब आप डीप ब्रीथिंग शुरू करेंगे तो ये 99% या 100% को भी टच कर जाती है। अब किडनी को नुकसान जो हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए 3% ऑक्सीजन काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो हमने इस ऑक्सीजन को लेना है, जहाँ से जितनी हेल्प मिले हमने वो लेनी होती है। तो आपने हैवी एक्सरसाइज को छोड़कर अनुलोम विलोम प्राणायाम पे ध्यान देना है, जिससे सिर्फ ना आपका बीपी कंट्रोल में हो, बल्कि आपका जो बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो भी ब्रेक डाउन होना आसान हो जाए और किडनी को ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। अब चलते हैं यूरिया के ऊपर। यूरिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारा लीवर बनाता है। हम जो भी खाते हैं हमारे लीवर में जाता है, लीवर उसे ब्रेक डाउन करता है और इस प्रोसेस के अंदर यूरिया बनता है। अगर कोई पेशेंट यूरिया को कंट्रोल करना चाहता है डाइट से, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि लीवर अपनी प्रोडक्शन करता ही रहेगा। जब तक आप खाना खा रहे हैं तब तक आपकी बॉडी में यूरिया बनेगा। तो इस मामले में मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा कि यूरिया को कंट्रोल करने के लिए किसी के पास भी कोई भी डाउट नहीं है। यूरिया अगर बॉडी में डाउन हो सकता है तो सिर्फ एक चीज़ से डाउन हो सकता है, वो है किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर। जब किडनी की फंक्शनिंग बढ़ती है, किडनी उसको बेटर तरीके से बाहर फेंकना शुरू कर देती है, उसको एक्सपेल करना शुरू कर देती है और आपकी बॉडी के अंदर लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं। अब चलते हैं, क्रिएटिनिन से भी ज़्यादा खतरनाक आइटम वो है पोटेशियम। पोटेशियम को अक्सर पेशेंट्स कंसिडर नहीं करते कि वो खतरनाक है। अगर उनके लेवल अबव भी जा रहे होते हैं तो उनको सिर्फ क्रिएटिनिन की चिंता होती है कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ता जा रहा है। मगर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि पोटेशियम आपको कभी भी हार्ट अटैक कर सकता है। क्रिएटिनिन अगर आपका बढ़ेगा तो आपको पता लगेगा, पोटेशियम अगर आपकी बॉडी में पड़ा तो मैक्सिमम पेशेंट को पता भी नहीं लगता कि उनको हार्ट अटैक हो गया। उसके पीछे रीज़न है, पोटेशियम जब हमारी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में होता है तो हमारे मसल्स को पावर देता है, एनर्जी देता है, मूवमेंट करवाता है। मगर जब इसकी बॉडी में अमाउंट ज़्यादा हो जाती है किडनी फेलियर की वजह से, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर मसल्स में फटीग, थकावट पैदा करता है। आपकी मसल्स टूटना शुरू करती है, आपसे उठा नहीं जाता, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो भी मसल्स का बना हुआ है, तो सबसे बुरा असर पोटेशियम का, हाई पोटेशियम का आपके हार्ट पर पड़ता है कि आपकी हार्ट की मसल्स भी फटीग महसूस करना शुरू कर देती है। आपकी जो बीट होती है वो अरिदमिक हो जाती है और पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए अगर आपके लेवल क्रिएटिनिन के कंट्रोल भी हैं, लेवल 2-3 के आसपास भी है, जहाँ पे डायलिसिस नहीं करवाना पड़ता, मगर आपका पोटेशियम अगर बढ़ रहा है तो या तो डॉक्टर को आपको फटाफट डायलिसिस करवाना पड़ता है या कुछ भी करके पोटेशियम के लेवल को नॉर्मल करना पड़ता है, क्योंकि अगर इसे नहीं किया गया तो हार्ट अटैक बिल्कुल पॉसिबल है। अब पोटेशियम जैसी चीज़ को हम देखें कि हमारी बॉडी में आता कहाँ से है, तो पोटेशियम हमारी हर खाने पीने की चीज़ के अंदर, हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, उसके अंदर कम या ज़्यादा मात्रा के अंदर पोटेशियम हमारी बॉडी में जाएगा ही जाएगा। तो हमें उन खाने को सिलेक्ट करना पड़ता है जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा कम होती है। लो पोटेशियम फूड खाना होता है और हाई पोटेशियम फूड को अपने से दूर रखना होता है, क्योंकि एक किडनी फेलियर पेशेंट को वेजिटेरियन डाइट पे रहना पड़ता है। तो वेजिटेरियन डाइट के अंदर हमारे पास जो लिमिटेशन होती है, वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए या आपके सीरियल्स हो गए, इसी पे हमें रहना है, तो हम इसी को बात करेंगे। तो वेजिटेबल्स पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी वेजिटेबल्स आपने खानी होती है, कौन सी नहीं खानी होती, कौन सी लो पोटेशियम है, कौन सी हाई पोटेशियम है। तो इन सब्जियों को याद रखने के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला हमने बना रखा है, उसको आप आराम से याद भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जो भी सब्जी ज़मीन के नीचे लगती है, आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, शलगम है, ज़मीन से नीचे लगती है, इन सब्जियों को आपने नहीं खाना, क्योंकि सॉइल के पास होने की वजह से, ज़मीन के नीचे होने की वजह से ये पोटेशियम को ज़्यादा खींचती हैं। इसकी वजह से आप इसको अगर खाएंगे तो आपका पोटेशियम बढ़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी चीज़ हमने जो नहीं खानी होती है वो है पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना या इनकी बनी हुई चटनियाँ या इनका बना हुआ साग। अगर ये किडनी फेलियर का पेशेंट लेता है तो उसका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने इन चीज़ों को नहीं खाना, हमने रूटी वेजिटेबल नहीं खानी, हमने लीफी वेजिटेबल नहीं खानी। अब आपके माइंड में भी छोटा सा क्वेश्चन आ रहा होगा कि डॉक्टर साहब ने तो सारी सब्जियां बंद कर दी, अब हम कौन सी सब्जी खाएं? तो जो भी सब्जी फल की तरह लगती है, पेड़ पे, पौधे पे, बेल पे, वो हम खा सकते हैं, चाहे वो घिया, तोरी, परवल, पेठा, करेला, बैगन, टमाटर, जो भी सब्जी लग रही है आप उसको ले सकते हैं। मगर आपने एक छोटी सी चीज़ की ध्यान रखना है कि कोई भी सब्जी आप रोज़ रोज़ नहीं खाएंगे, उसे आप रोटेशन में रखेंगे। रोटेशन में रखने से क्या होता है कि अगर किसी सब्जी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा भी है कंपैरेटिवली, वो अगली सब्जी उसे रिप्लेस करके उसे डाउन कर देती है। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ हम और सुनते हैं कि हमने लीचिंग करनी है। अगर लीचिंग करके आप आलू खा रहे हैं, बाकी सारी सब्जियां खाते हैं, तो ना सिर्फ लीचिंग प्रोसेस के अंदर
आपकी सब्जियों में से पोटेशियम बाहर आता है, बल्कि बाकी जो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जो होता है वो भी बाहर आ जाता है। तो अगर कोई भी पेशेंट लीचिंग प्रोसेस में सब्जियां खा रहा होता है तो उसकी बॉडी में एनर्जी नहीं जा रही होती, वो वीक होना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से लीचिंग प्रोसेस को तब यूज़ किया जाता है जब आपका पोटेशियम लेवल अबव नॉर्मल हो। उससे पहले अगर आप लीचिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी में वीकनेस मिलना एक संभावित चीज़ है। तो हमने लीचिंग प्रोसेस को इमरजेंसी के लिए रखना है और ये तब करना है जब हमारे लेवल्स अबव नॉर्मल हो जाए। तो इस चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अब चलते हैं फ्रूट्स पे। अब फ्रूट्स के अंदर भी पोटेशियम है, तो हमने हाई पोटेशियम फ्रूट्स को छोड़ देना है और उनको बहुत लिमिटेड है, उनको याद रखना आसान है। बनाना, कीवी, एवोकाडो, ड्राई फ्रूट्स, डेट, कोकोनट वाटर। अगर आप इन फ्रूट्स को छोड़ देते हो, बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे आप खा सकते हो। चाहे वो एप्पल है, चाहे वो पेयर है, चाहे पपाया है, आपका पाइनएप्पल है, सारे फ्रूट्स आप इंटेक कर सकते हो। मगर उनके साथ भी एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी आप फ्रूट लोगे वो लोगे 1 कप, 1 कप आपने लेना है। 1 कप को क्रॉस करोगे तो आपका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने 1 सेब ले लिया या 1 कप पपीता ले लिया, या आपने चीकू ले लिया, 2 चीकू ले लिया, या 1 कप पाइनएप्पल ले लिया, तो ये आपकी जो क्वांटिटी है, पोर्शन साइज है, वो है 1 कप। इसको क्रॉस करेंगे तो आपको थोड़ा सा अपने पोटेशियम के अंदर फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है। अब ऐसी भी कुछ फूड आइटम्स होती हैं जो पेशेंट जाने अनजाने में खा लेता है और पोटेशियम एकदम सडन जंप कर जाता है। उनमें सबसे ज़्यादा जो हमें अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखने को मिलता है वो होता है लो सोडियम सॉल्ट। क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनके साथ एक कंप्लेंट बहुत कॉमन होती है, वो है हाई बीपी की। और हाई बीपी के लिए अगर हम टीवी एडवर्टाइजमेंट जो आती है वो आती है कि आप लो सोडियम सॉल्ट खाओ, इससे बीपी कंट्रोल होता है। पेशेंट लो सोडियम सुन के ले तो आता है, इसको ये नहीं पता होता कि ये लो सोडियम सॉल्ट लो क्यों है। लो सोडियम सॉल्ट लो इसलिए होता है क्योंकि उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड मिलाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड की इसमें एडिशन होने की वजह से वो ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है पोटेशियम की वजह से। मगर एक किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर वो हार्ट अटैक ले आता है, क्योंकि किडनी ढंग से काम नहीं करी, पोटेशियम बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा और वो हार्ट अटैक ले गई। तो हमने कोई भी लो सोडियम सॉल्ट या जो हम लाइट सॉल्ट सुनते हैं या जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का सॉल्ट होता है वो एक किडनी फेलियर पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, कि अगर उससे अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो भी गया तो भी उनको हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस हैं। तो हमने लो सोडियम सॉल्ट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम एडिड है। दूसरी चीज़ जैसे हर किडनी फेलियर पेशेंट को ध्यान में रखना चाहिए वो है आपका गुड़। गुड़ जो है, गुड़ की बाकी आइटम है, शक्कर है, ये वो आइटमें होती हैं जिनके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसे समझना मुश्किल नहीं है कि इसमें ज़्यादा क्यों है। आपने एक पूरा गन्ना लिया, गन्ने का जूस निकाला, जूस को और कंसंट्रेट करके गुड़ में कन्वर्ट कर दिया, तो यानी जो एक पूरे गन्ने के अंदर पोटेशियम था वो आपने छोटे से गुड़ के अमाउंट में अपनी बॉडी के अंदर आप ले गए। जैसे ही आप इसे लेके जाएंगे, सर्दियाँ आएंगी, पेशेंट को गुड़ की बनी हुई आइटमें खानी शुरू करेंगे, पोटेशियम की दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि हमें पेशेंट को स्ट्रिक्टली मना करना पड़ता है कि आपने गुड़ को टच भी नहीं करना, क्योंकि गुड़ पोटेशियम का, हाई पोटेशियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो हमने उसका इंटेक नहीं करना होता है एक किडनी फेलियर पेशेंट को। अक्सर पेशेंट एक सवाल और करते हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि हम 1 कप फ्रूट की जगह 1 कप जूस ले सकते हैं। अगर आप कोई भी जूस लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 कप जूस बनाने के लिए आपको 3 से 4 एप्पल की ज़रूरत है या 3 से 4 ऑरेंजेस की ज़रूरत है। अगर आप 3 से 4 ऑरेंजेस का जूस निकालेंगे, इसका मतलब है कि 3 से 4 जो आपके एप्पल्स हैं या आपके ऑरेंजेस हैं उसका जो पोटेशियम है वो 1 कप में आ गया। अब अगर आप इतनी कंसंट्रेटेड अमाउंट के अंदर पोटेशियम का इंटेक करेंगे तो पूरे चांसेस हैं आपका पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो हमने जूसेस को पूरी तरह से अवॉइड करना होता है। जूसेस लेंगे तो आपकी बॉडी को हो सकता है कहीं और फ़ायदा ज़रूर हो, बट आपका पोटेशियम बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो हमने कोई भी जूसेस नहीं लेने होते। आप फ्रूट ऐसे खाइए, फ्रूट के साथ क्या होता है, आपका फाइबर ज़्यादा है, पेट जल्दी भरता है, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा मिल जाता है। तो जूसेस को हमने अवॉइड करना है, फ्रूट्स को हमने खाना है, इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। अब चलते हैं, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन वो होता है कि पानी कितना पिए। डॉक्टर साहब ने मुझे आधा लीटर बोला है, 1 लीटर बोला है, 1.5 लीटर बोला है। ये जो पानी की अमाउंट होती है ये हर शरीर टू शरीर, बॉडी टू बॉडी वेरी करती है। एक पेशेंट जो राजस्थान में रहता है, अगर आप उसको 1.5 लीटर पानी दोगे तो उसके हिसाब से वो कम पड़ेगा। वहीं पर अगर 1.5 लीटर पानी किसी शिमला के पेशेंट को या जहाँ ठंडा इलाका है वहाँ का आप पेशेंट को दोगे तो उसके लिए वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में पसीना राजस्थान वाले को ज़्यादा आता है, उसकी बॉडी में वाटर का लॉस ज़्यादा है, शिमला वाले पेशेंट के पास जो वाटर का लॉस है वो कम है। तो एक अमाउंट सभी पेशेंट पे अप्लाई नहीं हो सकती।
दूसरी दिक्कत क्या होती है कि अगर पानी की अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो तो क्या होता है कि हमारी बॉडी यूरिन को बनाना बंद कर देती है, क्योंकि हमारे लंग्स को या हमारे हार्ट को पानी की ज़रूरत होती है मॉइस्ट रहने के लिए। और अगर पानी बॉडी लॉस करती रहेगी और आप पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, यूरिन नहीं बनेगा, यूरिन नहीं बनेगा, क्रिएटिनिन बाहर नहीं जाएगा, और क्रिएटिनिन बाहर नहीं जाएगा तो कहाँ मिलेगा? बॉडी में, और आपके लेवल सडनली बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो पानी कम आपने नहीं पीना, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। पानी अगर कम पियोगे क्रिएटिनिन आपका जंप करेगा ही करेगा हर कंडीशन के अंदर। अगर आप पानी ज़्यादा पियोगे तो भी दिक्कत है। पानी ज़्यादा पीने से क्या होता है कि पानी, अगर आप सोच रहे हो कि ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा यूरिन बनेगा, ज़्यादा यूरिन से ज़्यादा क्रिएटिनिन बाहर जाएगा, ऐसा भी नहीं देखा जाता, क्योंकि किडनी की फिल्टर करने की क्षमता लिमिटेड है, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगी यूरिन के अंदर। और क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी आपने पिया वो आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा, आपके लेग के आसपास, आपके फेस पे आपको पफीनेस देखने को मिलेगी, लंग्स में पानी भरना शुरू हो जाता है। तो पानी की अमाउंट को समझना एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपनी बॉडी के अंदर सही अमाउंट के अंदर हाइड्रेशन बना के रखनी होती है। तो हम अपनी बॉडी के अंदर सही हाइड्रेशन कैसे बना के रख सकते हैं? हमने अपनी बॉडी के अंदर लगे हुए जो सेंसर हैं, जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी में कितना पानी है, पानी कमी है या नहीं है, उनको सुनना होता है, उनको समझना होता है। अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, आपको बोलने में दिक्कत हो रही है, मुंह सूख रहा है, गला सूख रहा है, मतलब शरीर के अंदर पानी की कमी है। उस पानी को कमी को पूरा करने के लिए आपने आधा कप से लेकर 1 कप पानी एक टाइम में पीना है। आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट में मल्टीपल टाइम आप पानी पिएंगे तो क्या होगा कि आपने थोड़ा सा पानी पिया, किडनी ने उसे फिल्टर किया, बाहर किया, आपने फिर से पिया, उसे किडनी ने फिल्टर किया, बाहर किया, तो इस पे किडनी पे लोड नहीं आता। अगर आपको प्यास लग रही है, अगर आप 1 लीटर पानी एक साथ पी जाएंगे तो बॉडी उसको एकदम फिल्टर नहीं कर पाएगी, और रिजल्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी में पानी की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी आपने उतना पीना है जितना बॉडी को ज़रूरत है, ना ज़्यादा ना कम। अगर पेशेंट इस चीज़ को समझ लेता है, अपनी बॉडी के सेंसेस को ध्यान में रखता है, प्यास लगने पे थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, तो पेशेंट के जो लेवल्स होते हैं वो सही बने रहते हैं, कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। अगर पेशेंट इस चीज़ का ध्यान रखता है, सही अमाउंट में पानी पीता है, तो क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ता, ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता, एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ बनी रहती है जिसमें पानी का कोई रोल नहीं होता। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है तो कम से कम पानी की वजह से वो नहीं आएगी। इस चीज़ का आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब चलते हैं नमक के ऊपर। नमक ऐसी चीज़ है जो अक्सर पेशेंट पूछता है, डॉक्टर साहब मैं कौन सा नमक खाऊं, कितने अमाउंट में खाऊं जिससे मेरा बीपी भी कंट्रोल हो और सब कुछ कंट्रोल हो। तो सबसे पहली चीज़ आपने जो करनी होती है वो है आपने सी सॉल्ट, जो समुद्री नमक होता है, जो फैक्ट्रियों से बनकर आता है, हमने उसको छोड़ना होता है, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में सोडियम क्लोराइड होता है, और सोडियम बॉडी के अंदर ना सिर्फ बीपी बढ़ाता है बल्कि बॉडी के अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन भी करता है। तो हमने वो सोडियम का जो क्लोराइड का जो प्योर फॉर्म है उसको छोड़ना है। अब हमने लेना होता है रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक, जिसे हिमालयन सॉल्ट भी कहा जाता है। ये वो नमक होता है जो चट्टानों में कहीं भी पहाड़ों पे इकट्ठा हुआ। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है, मगर इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बॉडी को एक तो चाहिए भी होते हैं, और वो जो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की जो कैपेबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की, उसको वो ओवर काउंटर भी करता है, और आपका ब्लड प्रेशर उस हिसाब से नहीं बढ़ता जिस हिसाब से आपके सी सॉल्ट से बढ़ता है। तो हमने अपना रॉक सॉल्ट लेना होता है, सेंधा नमक लेना होता है, और उसकी अमाउंट होती है 1 पिंच। 1 पिंच आपका नमक एक टाइम के खाने में अगर आप देंगे, आपका ना बीपी बढ़ेगा, ना आपको किसी टाइप की कॉम्प्लिकेशन होगी, ना आपको किसी टाइप का सोडियम का एलिवेशन देखने को मिलेगा। तो 1 पिंच ऑफ सॉल्ट आप यूज़ करना है खाने के अंदर। इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा। और जितनी भी सॉल्टेड आइटम होती है, जैसे नमकीन है, चाहे भुजिया है, चाहे आपका चटनियाँ हैं, अचार है, इन सबको हमें पूरी तरह से अवॉइड करना होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका सॉल्ट होता है और बहुत कम अमाउंट के अंदर बॉडी में जाकर वो आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कोई भी नमकीन, तेज नमकीन चीज़ें हमें छोड़नी होती है। सॉल्ट के अमाउंट का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। इतना कुछ बताने के बाद भी अभी आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना, नाश्ते में क्या बनाए, लंच में क्या बनाए। तो मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि जिससे आपको बहुत क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप क्या क्या ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा, दलिया, ओट्स, आपकी ब्रेड टोस्ट, आपकी सेवइयाँ, साबूदाना, ये सब आप खा सकते हैं। लंच और डिनर के अंदर हमने क्या ध्यान देना है कि हमने चपाती ले सकते हैं, चपाती के साथ जो सब्जियां मैंने आपको बताई आप उसका इंटेक कर सकते हैं। आप चावल ले सकते हैं सब्जी के साथ, वो आपको बिल्कुल फेवरेबल रहेगी, किसी टाइप का नुकसान नहीं होगा। और आप पराठा भी खा सकते हैं। अक्सर पेशेंट पूछते हैं क्या मैं पराठा खा सकता हूँ? हाँ जी, आप पराठा खा सकते हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं है और आपकी सब कुछ बाकी सब कुछ मेंटेन है, तो पराठा और रोटी के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता।
रोटी के साथ हम सब्जी लेते हैं और पराठे के हम अंदर आटे के अंदर लेते हैं, इतना सही है तो फ़र्क है। तो जो भी सब्जी का आप पराठा खाना चाहते हैं, चाहे वो गोभी हो, प्याज हो, आपकी गाजर हो, मूली हो, जो भी आप खाना चाहते हैं, आपने उसे कद्दूकस किया, 10 से 15 मिनट उसको पानी में लीच किया, उसको डुबो के रखा, जिससे उसमें एक्सेस अमाउंट में जो पोटेशियम है वो थोड़ा सा बाहर आ जाए। अब उस सब्जी को आपने पराठा बनाया और उसको आप इनटेक कर सकते हैं। घी तेल का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा घी तेल ना बढ़े, क्योंकि हार्ट की अगर आपको दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा अमाउंट में घी तेल लेंगे तो आपकी हार्ट बीट थोड़ी सी तेज़ हो सकती है। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इस चीज़ का इनटेक करना है। तो आपका लंच एंड डिनर का हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया। बस अब आपने क्या है, आपने कोई भी चावल और गेहूँ की फॉर्म आप ले सकते हैं। अब गेहूँ से सूजी बनती है, गेहूँ से दलिया बनता है, गेहूँ से आपका आटा बनता है, गेहूँ से आपका मैदा बनता है, ये सब चीज़ें आप इनटेक कर सकते हैं। जैसे चावल है, चावल आप चावल फॉर्म में भी ले सकते हैं और दूसरी जो फॉर्म है उसकी होती है वो है पोहा। तो दोनों ही फॉर्म आप ले सकते हैं। जितना आप उसकी लाइटर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जितना मोटा अन्न इस्तेमाल करेंगे, उतना आपको फेवरेबल होता है। एक और चीज़ होती है जिसको हम प्रेफर करते हैं, वो है जौ का आटा, जौ का दलिया। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किडनी फेलियर पेशेंट के लिए। बॉडी को ताकत बहुत अच्छी तरीके से देता है और क्रिएटिनिन को नहीं बढ़ाता। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको अपने लेवल्स को कंट्रोल करने में, बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब मैं चाहता हूँ कुछ किडनी फेलियर के पेशेंट्स के रिपोर्ट्स देखें, उनके इंटरव्यूज देखें, तो आपको बहुत क्लियर कट आइडिया हो जाएगा कि साइंस संजीवनी किडनी फेलियर के क्षेत्र में क्या काम करती है। ये जो रिपोर्ट्स हैं ये सिर्फ 1 महीने में बदली हैं। 1 महीने के अंदर अगर इतने चेंजेस आ सकते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कुछ महीने के अंदर कितने अच्छे चेंजेस आ जाते हैं किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। तो आप देखिए, फिर मिलते हैं आपसे। पेशेंट हैं जिनका नाम है श्यामलाल जी की जो एज है 50 इयर्स के हैं। ये मेरे पास आए थे 1 जुलाई को। 1 जुलाई को इनका जो क्रिएटिनिन लेवल था वो था 6.2। 20 दिन का ट्रीटमेंट हुआ। हाँ जी। फिर क्या लेवल पहुंच गया आपका? 4.7। 20 दिन में आपका पहुंचा। अब आपको जो आपको 20 दिन में ट्रीटमेंट हुआ, आपकी बॉडी में आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं? काफ़ी बदलाव है। क्या बदलाव महसूस? एक तो गिरा पड़ा रहता था। अच्छा। अब मैं उठा हूँ, एनर्जी आ गई थोड़ी। ठीक है। और एकदम सारा सही नहीं हुआ, लेकिन भूख लगनी शुरू हो गई है। ठीक है। थोड़ी भागदौड़ शुरू हो गई है। तो 20 दिन की ट्रीटमेंट के अंदर ना सिर्फ क्रिएटिनिन डाउन हुआ, बॉडी में एनर्जी आई, यूरिया कम होने की वजह से भूख खुलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर ने आपको क्या बोला था हॉस्पिटल में? डायलिसिस। तब आपके लेवल क्या थे? तब 6-7 के आसपास थे। तो डॉक्टर क्या बोल रहे थे, किस वजह से किडनी खराब हुई? उन्होंने कुछ नहीं बताया आपको। आप ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी। खुश हो रिजल्ट से? हाँ जी। अब तो टेंशन नहीं है किडनी खराब हो जाएगी। ठीक। तो आपने देखा कि किडनी फेलियर की कोई भी कंडीशन हो, उसे कंट्रोल कर पाना, उसे सही से मैनेज कर पाना बहुत आसान काम है। सिर्फ काम करना होता है आपको किडनी फेलियर के पीछे जो कॉजेज है, कारण के ऊपर। अगर किडनी आपकी बीपी की वजह से खराब हो रही है, शुगर की वजह से खराब हो रही है, चाहे पॉलीसिस्टिक किडनी हो, चाहे आइजेनेफ्रोपैथी, जब तक ये जो कारण है बीपी, शुगर, इनको आप कंट्रोल नहीं करते, आपकी किडनी नहीं बच सकती। और यही फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर, कि पहले जो कारण है उससे कंट्रोल करो। एक बार आपने कारण को कंट्रोल कर लिया, उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि किडनी को फर्दर डैमेज नहीं होता, क्रिएटिनिन लेवल स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। जब वो एक बार स्टेबल होते हैं तभी तो वो नीचे आने शुरू होंगे। और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी शुरू करते हैं, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग अगर नहीं बढ़ेगी तो क्रिएटिनिन और यूरिया और बाहर नहीं आएगा। तो क्या करना है, हमने किडनी पर ध्यान देना है, क्योंकि किडनी के पास खूबी है। किडनी लीवर की तरह अपने आप को रीजनरेट तो नहीं कर सकती, मगर उसके पास अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने की काबिलियत होती है। जैसे अगर एक इंसान अपनी किडनी किसी दूसरे को दे देता है जिसके पास सिंगल किडनी है, उससे क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ते,
यूरिया नहीं बढ़ता, पोटेशियम नहीं बढ़ता। अब अपने आप से सवाल करो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग तो आधी हो गई, 50% फंक्शनिंग रह गई, मगर फिर भी किडनी अपने अंदर ऐसी एडजस्टमेंट करती है जिससे वो अपनी फंक्शनिंग को बढ़ा लेती है, और फंक्शनिंग बढ़ाने से आपके किडनी लेवल, यूरिया लेवल नहीं बढ़ते। तो हमने इसी खूबी का इस्तेमाल करना होता है हर किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर। तो यही साइंस इंजीनियरिंग करता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो किडनी फेलियर के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।